हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसटीटी 2019 के री एग्ज़ाम जो लिया गया 9 सितंबर 21 सितंबर के बीच में थर्ड शिफ्ट में जो कंप्यूटर साइंस का हुआ था पेपर 2 कोड हमारा है 207। इस एग्जामिनेशन का जो आंसर शीट उन्होंने 2 अक्टूबर को जारी किया था, बिल्कुल सेम आंसर शीट को उन्होंने फिर से 17 अक्टूबर को अपलोड कर दिया है। इसे आंसर शीट नहीं कहेंगे, एक पीडीएफ इन्होंने अपलोड किया है। आंसर शीट तो इसे नहीं कहेंगे। आंसर शीट तो वो होता है जो हमने आंसर किया होता है और हमने क्या किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्या आंसर किया है ये हमें बताया जाता, तो हम इसे आंसर शीट मान लेते। लेकिन ये एक सिंपल पीडीएफ है। जो क्वेश्चन हमसे इन्होंने पूछा था उसका आंसर इन्होंने अपनी तरफ से बनाकर दे दिया है। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं कि जो थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ कंप्यूटर साइंस का, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका ऑप्शन ही गलत है या ऑप्शन सही है, तो उन्होंने आंसर को जो फाइंड किया है, जो बताया कि ये इसका आंसर ये होगा, वो गलत है। इसी चीज को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर शिफ्ट थर्ड में हुआ, उसमें क्वेश्चन नंबर 4, The number of states and union territories in India are respectively। ये पूछ रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। हमने कुछ वेबसाइट से इसको सर्च किया। भारत में इसके पहले मतलब 370 आर्टिकल्स के जब तक लागू था जम्मू एंड कश्मीर में, उस वक्त की बात है। और जब 370 कानून जब पास हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत में कितने रह गए? 9 केंद्र शासित राज्य रह गए। ठीक है, दोबारा आप इस चीज को देखें कि जब राज्यसभा ने दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को 2 अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों को मर्ज कर दिया, जिसका बिल ये पास किया था गया था लगभग दिसंबर 3 2019 को, जो कि 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 है, जो कि अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड सी इन्होंने आंसर दिया है। सी आंसर है, सी 28 और 9। यहाँ पे 28 राज्य और 28 के अलावा 8 राज्य कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 28 और 8 ही सही ऑप्शन होना चाहिए था, जबकि इन चारों में कोई भी 28 और 8 का नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को गलत माना जाएगा। इसे किसी भी कीमत पे 28/9 या 29/8 पर कंसीडर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो इसको हम गलत मानते हैं, इसका भी मार्क्स हम लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमने कुछ एक लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट है हमारा। आप इस लिंक पर कॉपी करके आप इस लिंक को देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में या जिस वक्त एग्जामिनेशन लिया गया उस वक्त भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इसकी जानकारी हमें आसानी से मिल जाता है। इन्होंने दमन और दीव को काउंट ही नहीं किया होगा, इसलिए इन्होंने 9 का 9 ही काउंट करते हुए चले जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज को देखिए और क्लेम में इस चीज को भी शामिल कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर। भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार की संख्या पूछा जा रहा है। तो जब भारत के मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें 7 दिया गया था, बाद में से अमेंडमेंट करके 44वां संशोधन करके इसकी संख्या 6 कर दी गई, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ये सभी को पता है। तो आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है आफ्टर संशोधन या 44वें संशोधन से पहले क्या था, कितना था, आपने ये पूछा नहीं है। इसलिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि आपने ये निर्णय लेने के लिए नहीं कहा है कि आप कब कब से बताना है हमें। तो हमारे लिए तो दोनों ही सही है, क्योंकि पहले 7 था, बाद में से 6 कर दिया गया। आप चाहे संविधान के रूल में
एडिटिंग कर दे, नए रूल को लगा दे या कुछ रूल को हटा दे, कहलाएगा तो संविधान का ही रूल। तो 7 भी हमारा संवैधानिक अधिकार था और बाद में जब आपने एक हटा दिया वो भी हमारा 6 अधिकार है। तो हमारे लिए तो बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आपने क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया होता कि आफ्टर अमेंडमेंट और बिफोर अमेंडमेंट, तो इसका आंसर एक हो सकता था। बिफोर अमेंडमेंट की बात होता तो 7 हो जाता, आफ्टर अमेंडमेंट की बात करते तो 6 हो जाता। जबकि इसकी चर्चा नहीं है तो वर्तमान में तो 6 है, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7 इज द राइट आंसर। इट मीन्स कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने नेट से भी कुछ निकाला था सेम बात को जो हमने अभी बोला, बाकी सब कुछ वही है, कोई अंतर नहीं है। इनिशियली हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, ठीक है, जो कि 44 अमेंडमेंट 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ, उसके बाद हमारे पास अब फंडामेंटल राइट की संख्या 6 है। ठीक है, हमारा एक 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 28 नंबर, हु इज कंसीडर्ड टू बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? आप इसे देख लीजिए एक बार। भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है कि भारत का कार्यकारी प्रमुख जाने के लिए चीज गलती से लिखा गया है, एक्चुअल में चीफ होगा, चीफ एजुकेटर। ठीक है, चीफ एजुकेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर का मतलब होता है वह कार्यकारी प्रमुख जो वह हाल में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कार्य प्रमुख कौन है अभी फिलहाल में? भारत के प्रधानमंत्री, वही चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होते हैं। और हमारे पास अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही जो है भारत के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर भी हैं और प्रमुख कार्यकारी भी वही कहलाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री, ना कि भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इस लाइन को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आपको लग रहा है चीफ जो गलत है, यहाँ पे हमने सेकंड कॉपी भी कर रखा है ना। चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होते हैं जो इसका दर्जा प्रधानमंत्री को दिया जाता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत के प्रमुख कार्यकारी कहलाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग द रूल। और इन्होंने क्या आंसर दिया है? प्रेसिडेंट दिया है, बी आंसर लगा के रखा है, हमने इसको देखा है, बी लगा कर रखा है, जो कि ये रॉन्ग आंसर होना चाहिए। हु इज द कंसीडर्ड टू द बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर शुड बी। ओके, आप देख लीजिएगा, इस चीज को आप भी देखिएगा। मैंने कुछ साइट से इसको कुछ कंटेंट्स को लोड कर रखा है, कॉपी पेस्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने इसका लिंक भी दे रखा है, आप इस लिंक को कॉपी करके आप अपने टाइप करके यूआरएल में आप खुद से चेक कर सकते हैं कि ये बातें सही हैं या गलत। आप भी खुद से एक बार चेक कर लीजिए ताकि हम भी एक बार कंफर्म हो जाए कि हमने जो सर्च किया है वो सही है या गलत। ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि भारत के राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ही सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। आंसर तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। जब दोनों ही आंसर सही है तो तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव का अर्थ है ये तीनों सही हैं। अगर आप इसे केवल सही मानते हैं सी को, तो फिर डी को गलत मानते हैं। अगर डी गलत है तो इट मीन सी भी गलत होगा, क्योंकि डी तो ये कह रहा है कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। आपके अनुसार ए और बी सही है, सी को डी जो है, आप कह रहे हैं कि डी जो है डी जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा है सी को कि सही है। तो जब सी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो आप फिर कैसे कर सकते हैं कि सी ही सही आंसर है? यहाँ पे अगर नन ऑफ द एबव होता तब हम सी को मान लेते, लेकिन जब ऑल ऑफ द एबव है इट मीन्स ए सही है, बी सही है और सी ए कह रहा है कि हाँ ए सही है और बी सही है, और डी भी कह रहा है ए सही है बी सही है, और डी ये भी कह रहा है भाई सी तुम भी सही हो, ए और बी को जो सही कह रहे हो तुम भी सही हो, इसलिए केवल मैं सही हूं, डी ही मोस्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज फॉर बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च जो होता है
इनका आंसर दिया हुआ ट्री में होता है, ठीक है। जबकि बाइनरी सर्च जो है यूज्ड इन स्टोर्ड एरे में यूज होता है। ये हमने कुछ बहुत सारे नेट से सर्च करके हमने निकाला है, ठीक है। ये देख लीजिए बाइनरी सर्च किस तरह से हो रहा है, स्टोर्ड एरे, ये एरे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक भी हमने कॉपी पेस्ट कर रखा, आप इसको इस लिंक पे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें आंसर में जो हमारा कोई दिया ही हुआ नहीं है, इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा मेरे अनुसार। आप भी इस चीज को देख लीजिएगा, उनका आंसर डी दिया हुआ है, मेरे अनुसार इनमें से कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। स्टोर्ड एंड एरे होता तो हम उसको कंसीडर करते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का उनका आंसर है हाइडिंग, ठीक है। जबकि मेरे अनुसार ही मैं अपने अनुसार ही बात कर रहा हूँ, शेयरिंग होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने कुछ रिसर्च किया, निकाला इंटरनेट से कि भाई इनहेरिटेंस होता क्या है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर, एक क्लास के अंदर जो मेथड है, प्रॉपर्टीज है, जो फंक्शन है, वो किसी डिराइव्ड क्लास में एक्सेस किया जाता है, यूज किया जाता है, उसके फंक्शन को रीयूज किया जाता है। तो जब हम किसी पेरेंट क्लास के मेथड को और वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को रीयूज कर रहे हैं, इट मीन शेयर कर रहे हैं। हेडिंग कहाँ कर रहे हैं? हेडिंग मतलब तो छिपाना हो गया। हेडिंग आपका जो वर्ड है वो एक्चुअली में एब्स्ट्रैक्टिंग में आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्टिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन भी हाइडिंग करता है सेंसिटिव डाटा को। लेकिन इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो सदा पेरेंट का नेचर, पेरेंट का प्रॉपर्टीज चाइल्ड को शेयर होता है। उदाहरण के लिए आप ये समझ लिए, समझ लेते हैं कि किसी पेरेंट्स को कोई किसी तरह का बीमारी है, प्रॉब्लम है, आंखों का प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा ग्लास लगाते हैं, आंखों का इशू होता है जनरली देखा जाए तो उनके बच्चे भी चश्मा लगाते हैं। अगर शुगर प्रॉब्लम है माता पिता को, तो उनके बच्चों में भी भविष्य में शुगर होने की संभावनाएं बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि वो हेरिटेट है, इनहेरिटेंस हो रहा है, शेयर हो रहा है, छिपाया तो कुछ नहीं गया। तो फिर छिपाने की क्या बात है, हेडिंग की क्या बात है? तो इस मेरे अनुसार से हेडिंग नहीं होना चाहिए। आप इसमें आप भी कुछ लिंक पे जाके देख सकते हैं, आपका W3 स्कूल्स पे जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हेडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, इनका कहना है कि आर सेव्ड विद द नॉर्मल टेम्पलेट। तो क्या ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते? मेरे अनुसार तो सभी कुछ कर सकते हैं, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। इनका आंसर सी है। अब कैसे है इसको भी आप लोग देख लीजिए। हालांकि हम तो कुछ वेबसाइट से हमने भी कुछ निकाल रखा, इस लिंक को आप देख लीजिएगा। इस लिंक पर जाने के बाद ऑटो टेक्स्ट के बारे में पता चल जाएगा, और कुछ और भी हमने कुछ इमेजेस को कॉपी करके रखा है। ये देखिए लिखा हुआ ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज कैन बी डिलीटेड, एडिटेड, आर सेव्ड, ABC, है ना। तो इन्होंने डी आंसर को करेक्ट माना है, तो सारे ऑप्शन को करेक्ट माना है। अब इनका आंसर केवल सी है। अब कैसे है अब ये जाने, ये मानते हैं या नहीं मानते? इनको कहना तो पड़ेगा ही, भाई मान जाओ। अब मानना ना मानना उनकी मर्जी। एक और क्वेश्चन है, स्ट्रिंग डॉट एच क्या है? स्ट्रिंग डॉट इज ए हेडर फाइल, इनका कहना फंक्शन है। अब देख लीजिए कैसे भाई हेडर फाइल है, हमने भी कुछ साइट से डाउनलोड करके रखा है, कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये लिंक दिया हुआ, आप भी चाहें तो इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच इज ए हेडर फाइल, साफ साफ लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग को भी पता होगा। लेकिन इनका आंसर फंक्शन है, ऐसा क्यों है अब ये जाने, लेकिन ये गलत है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इतने सारे हेडर फाइल्स है, स्ट्रिंग डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, है ना। ये सारे के सारे हेडर फाइल है। अब इनको क्यों लगता है ये फंक्शन है, पता नहीं। अब ये कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं, एग्जामिनेशन तो लिए, लेकिन आंसर, क्वेश्चन आंसर कहाँ से लाया जाए इनको पता ही नहीं था। बस कॉपी इंटरनेट से किया और अपने डेटाबेस में पेस्ट करके वो हम लोगों को दे दिया गया। इन्होंने चेक भी नहीं किया कि कोई आंसर गलत है या नहीं है, या क्वेश्चन ही गलत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं समझा इन लोगों ने। string dot h is a header file required for string function। जो फंक्शन है वो string dot h हेडर फाइल के अंदर होता है। इन्होंने कह दिया नहीं, string dot h ही फंक्शन है, ये string dot h को ही फंक्शन मान बैठे, हेडर का तो नाम ही नहीं ले रही है। तो
हालांकि ये गलत है। string.h हेडर फाइल ही होगा, 100 टाइम्स ये करेक्ट हेडर फाइल ही होगा। कभी भी फंक्शन के रूप में इसे हम जवाब नहीं देंगे, हम इसे हेडर फाइल के रूप में ही कंसीडर करेंगे। 129 नंबर का क्वेश्चन है, इन RDBMS विच वन इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन जो है RDBMS में सदा टेबल को कहते हैं और रो जो है टपल को कहते हैं। इन्होंने आंसर रिलेशन को रो के लिए किया है। तो रिलेशन का अर्थ टेबल से है और टपल का अर्थ होता तो रो से होता। ठीक है, आप देख लीजिए, कुछ हमारा इंटरनेट से हमने डाउनलोड करके रखा है, कॉपी पेस्ट है हमारा। In a relational database, table is a relation because it stores relation between data and its column and row format. The columns are the table's attributes and rows represent the data records. A table is a collection of relationships. There is close correspondence between concept of table and relations. ठीक है? A single row is known as tuple. Relation model में row ट्रपल को कहते हैं। लिंक दिया हुआ है, कोई भी जाकर चेक कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, अब ये क्यों रो को रिलेशन को रो मान रहे हैं पता नहीं, लेकिन होना तो यही चाहिए कि रिलेशन RDBMS में, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशन सदा हम लोग टेबल को ही मानते हैं। एक हम इमेज भी आपको दिखला देते हैं, आप ये देख लीजिए, टेबल इक्वल टू रिलेशन है ना, रो को टपल कहा गया है, कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा गया। ये हमने कुछ साइट से, इस लिंक को आप देख लीजिए, इस लिंक पे अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसलिए मेरे अनुसार तो रिलेशन टेबल को ही कहेंगे, ना कि रो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143, 143 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस कौन नहीं है? कायदे से तो लाइनेक्स नहीं है, लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को पता है। बिहार बोर्ड के अनुसार राउटर, अब राउटर को वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं मानते हैं, ये पूरे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को ही फेल कर देना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो करने दीजिए इनको, लेकिन हम नहीं मानेंगे इस बात को कि राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है और लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग डिवाइस है, जस्ट लाइक विंडोज, iOS एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लिंक पे जाकर कोई भी चेक कर सकता है कि आखिर लाइनेक्स है क्या। देख लीजिए, वेबसाइट से भी हमने कुछ कॉपी करके रखा है, इमेज को स्क्रीनशॉट लिया है, व्हाट इज लाइनेक्स है ना, तो द बिनो लाइक सेम चीज जो हमने वहां लिख रखा है, सेम चीज, कोई अंतर नहीं। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इनका मानना है कि ये हार्डवेयर डिवाइस है। अब ऐसा क्यों कहते हैं, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया, किस किताब से लाया, कहाँ से लाया, ऐसा क्वेश्चन आंसर हमें नहीं पता। इस चीज को आप लोग भी देखिए, तब जाकर हम लोगों को सही क्वेश्चन का सही मार्क्स मिल पाएगा। देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, द गैस इज यूज टू इन एक्सटिंग्विश फायर। एक्सटिंग्विश फायर में बिहार गैस, इलाहाबाद गैस, वेस्ट बंगाल गैस, गुजरात गैस। अब क्या है, ये तो चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसके मेरे अनुसार तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हिंदी में तो ये ठीक है, लेकिन जिन्होंने, जैसे हमने इंग्लिश वर्जन को चूज किया, हमें लगा ये आंसर गलत है, हम आगे बढ़ गए, चारों ऑप्शन ही गलत था, इसलिए इसको भी हम लोग रॉन्ग आंसर ही मान के चलेंगे, चारों ऑप्शन को ही गलत मानेंगे, क्वेश्चन ही गलत मान ले या चारों ऑप्शन को ही गलत मान के चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को सी और डी दोनों कंसीडर कर रहा है, हालांकि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सी भी सही है, डी भी सही, आप दोनों को सही मानकर दे दो नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से कोई एक सही है ये तो तय है, या दोनों, एक क्यों सही है, बस सही तो दोनों ही है। अब उनको देखना है कि सी को सही माने या डी को सही माने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में सिंपल साधारण ब्याज बताना था, इसलिए ए आंसर ही सही होगा, इसमें डी का कोई सवाल ही नहीं होता। बिहार बोर्ड का आंसर ए एंड डी है, चूंकि इसमें कोई इसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए ए इज द ओनली एंड ओनली इज द राइट आंसर, ए ही सही जवाब हो सकता है। 38 का जो है उन्होंने खुद गलत माना है, कोई बात नहीं, इसका आंसर 228 होना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है उन्होंने गलत माना है अपने आप को, इस अच्छी बात है। 39 का आंसर 0 आएगा, हालांकि इसको भी वो गलत मान रहे हैं, वेरी गुड, मानना भी चाहिए क्योंकि सही है, 0 आंसर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने 38, 39 और 18 नंबर, एक 18 नंबर का क्वेश्चन को भी वो गलत खुद मान रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक 44 नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए, शायद, हाँ 44 नंबर में फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर्स। अब इसमें यहाँ
RAI आना चाहिए था, जबकि दोनों में RAJ है, इसमें RAI कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम लोग गलत मानेंगे, चारों ऑप्शन को गलत मानेंगे, इसलिए इसका भी मार्क्स हम लोगों को मिलना चाहिए। एक 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, द बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज, इनमें से चारों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हमें दिया ही नहीं गया, इसलिए इसका भी हम लोगों को मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, तो इसका भी वो अपनी तरफ से वो गलत मान रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हमें अब ये देखने वाली बात है कि हमने कितना फाइंड किया है, और उनके द्वारा मात्र 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसा है जो अपनी तरफ से वो गलत मान रहे हैं। जो हम गलत मान रहे हैं, उसको वो कब सही मानते हैं, किस तरह से सही मानते हैं, सही मानवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने तो अभी वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके सारा आपत्ति दर्ज कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका वो कुछ करेंगे, हमें नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल मतलब उसको क्या कहते हैं, कोई हमसे कोई चार्ज भी नहीं लिया गया है, हम इसे कैसे ऑथेंटिक मान लें, ऑथेंटिक है या नहीं, केवल एक छोटा सा पॉपअप आता है, वेलकम वेलकम साकेत रंजन, आपने एसटीटी में ऑब्जेक्शन किया, केवल इस तरह का एक मैसेज आता है। उसके बाद हमने करने के बाद हमने कौन से क्वेश्चन पे क्या ऑब्जेक्शन लगाया, हम दोबारा देख ही नहीं पा रहे हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, जो भी कुछ नया होगा तो आप हमें भी कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन हमने कहीं गलत तो फाइंड नहीं कर लिया है, आगे आप हमें बताइए ताकि हम और क्वेश्चन को आपत्ति दर्ज करा सकें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।